नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे मोर्चे पर जा रहे हैं जहां हमारे सबसे भरोसेमंद नक्शे वो काम करना बंद कर लेते हैं। हाँ, एक ऐसी जगह। विषय है क्वांटम गुरुत्वाकर्षण। सुनने में थोड़ा भारी लगता है शायद। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये आधुनिक भौतिकी की शायद सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे रोमांचक पहेली भी। बिल्कुल। सोचिए, करीब 100 साल से भौतिकी दो शानदार स्तंभों पर टिकी है। एक तरफ है आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। हाँ जी यार। हाँ, जीआर। ये हमें ब्रह्मांड की भव्यता दिखाता है। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, मतलब गुरुत्वाकर्षण का वो विशाल नृत्य। और दूसरी तरफ है क्वांटम यांत्रिकी। बिल्कुल। ये हमें ले जाता है परमाणुओं और कणों की अजीब, लगभग जादुई दुनिया में। ये दोनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह पर अविश्वसनीय रूप से सफल रहे हैं। बहुत ज्यादा सफल। इन्होंने हमारी तकनीक से लेकर दुनिया को देखने के नजरिए तक सब कुछ बदल दिया है। सही बात है। लेकिन एक अजीब सी दिक्कत है। कुछ खास जगह हैं, बेहद चरम स्थितियां, जहां ये दोनों सिद्धांत टकराते हैं। टकराते हैं कैसे? जैसे ब्लैक होल का एकदम केंद्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। हाँ, सुना है। या फिर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का वो पहला पल, बिग बैंग। इन जगहों पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और पैमाने बहुत छोटे। अच्छा, यानी दोनों सिद्धांतों का राज एक साथ चलना चाहिए वहाँ। हाँ बिल्कुल, पर वो चल नहीं पाता। अरे तो फिर? यहीं से क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की तलाश शुरू होती है। एक ऐसा सिद्धांत जो इन दोनों दिग्गजों को एक साथ ला सके, जिसे अक्सर भौतिकी का होली ग्रेल कहा जाता है। हाँ वही। आज हम इसी तलाश की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं, उनकी जानकारी के जरिए हम देखेंगे कि ये टकराव है क्या, इसे सुलझाने की कोशिशें क्या चल रही हैं। और ये सब जानना जरूरी क्यों है, ये भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पहले इस टकराव की जड़ को समझते हैं। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत वो स्पेस टाइम को एक चिकनी लचीली चादर जैसा मानता है। जैसे कोई रबर शीट हो। हाँ बिल्कुल। जैसे भारी गेंद रखने से चादर मुड़ जाती है, वैसे ही ग्रह तारे स्पेस टाइम को मोड़ते हैं और इसी मुड़ाव को हम गुरुत्वाकर्षण की तरह महसूस करते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ, निरंतर, कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी की दुनिया वो तो बिल्कुल अलग है। एकदम उलट। वो कहती है कि वास्तविकता टुकड़ों में बंटी है, कणों से बनी है, संभाव्यता पर चलती है, प्रोबेबिलिस्टिक है। हाँ, वो वेव पार्टिकल डुअलिटी और सब। वही। ऊर्जा भी लगातार नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेट यानी क्वांटा में आती है। सब कुछ थोड़ा अस्थिर, जिटरी, संभावनाओं से भरा, कण आधारित। तो एक तरफ स्मूथ चादर, दूसरी तरफ दानेदार जिटरी दुनिया। बिल्कुल। और जब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ लाने की कोशिश की जाती है तो गणित गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता है मतलब? समीकरण अजीबोगरीब नतीजे देने लगते हैं, जैसे अनंत, इन्फिनिटी मान, जो भौतिक दुनिया में कोई मतलब नहीं रखते। अरे ये सिर्फ हिसाब किताब की समस्या नहीं है, ये बताता है कि हमारी समझ में कहीं कोई बुनियादी कमी है। ब्लैक होल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शायद। बिल्कुल सही। सापेक्षता कहती है कि ब्लैक होल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, डेंसिटी अनंत हो जाती है, सिंगुलैरिटी। हाँ, लेकिन क्वांटम नियम ऐसी अनंतता को संभाल नहीं पाते। वो समझ नहीं पाते कि इतने छोटे पैमाने पर इतने प्रचंड गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है। तो नियम फेल हो जाते हैं वहाँ। हाँ, एक तरह से। स्रोतों में एक बढ़िया उपमा दी गई है, मुझे वो काफी पसंद आई। क्या? ये तेल और पानी को मिलाने की कोशिश करने जैसा है। दोनों दुनिया का खूबसूरती से वर्णन करते हैं, लेकिन एक ही बोतल में नहीं रह सकते। वाह, ये तो बढ़िया कहा है ना? दोनों सिद्धांत शानदार हैं, पर जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं वो एक दूसरे का साथ नहीं देते। ये थोड़ा निराशाजनक भी लगता है कभी कभी। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अजीब है। हमारे दो सबसे सफल सिद्धांत, जो अरबों प्रकाश वर्ष से लेकर एक परमाणु के अंदर तक सब समझाते हैं, वो ठीक वहीं फेल हो जाते हैं जहां हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो प्रकृति का कोई गूढ़ मजाक लगता है। तो जाहिर है हमें एक नए, ज्यादा गहरे सिद्धांत की जरूरत है। हाँ, एक यूनिफाइड थ्योरी की। यहीं पर क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के दावेदार मैदान में आते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित शायद स्ट्रिंग सिद्धांत है। हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी काफी महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं सुरुचिपूर्ण। हाँ, मतलब गणितीय रूप से। इसका मूल प्रस्ताव ये है कि प्रकृति के सभी मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वगैरह, असल में बिंदु जैसे नहीं, बल्कि बहुत ही छोटे एक आयामी धागे या स्ट्रिंग्स हैं। धागे जैसे गिटार के तार? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये स्ट्रिंग्स कंपन कर रहे हैं, जैसे वायलिन के तार
अलग अलग कंपन से अलग अलग सुर निकालते हैं, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह से कंपित होकर हमें अलग अलग कणों के रूप में दिखाई देते हैं। ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसके गणित के लिए कुछ असाधारण चीजें चाहिए होती हैं ना? हाँ, यही बात है। जैसे अतिरिक्त आयाम, 10 या 11 आयाम। ये थोड़ा मतलब ये क्या है, विज्ञान कथा जैसा नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ, स्ट्रिंग सिद्धांत के गणित को सुसंगत होने के लिए अतिरिक्त आयामों की जरूरत पड़ती है। कितने? हमारे जाने पहचाने 3 स्थानिक और 1 समय आयाम के अलावा 6 या 7 और, कुल मिलाकर 10 या 11। बाप रे, तो ये आयाम कहाँ हैं? हमें दिखते क्यों नहीं? सिद्धांत ये कहता है कि ये अतिरिक्त आयाम इतने छोटे हैं, इतने ज्यादा मुड़े हुए हैं कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। कर्ल्ड अप हैं बहुत छोटे स्केल पर। और सबूत? क्या इसका कोई प्रायोगिक सबूत मिला अब तक? नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। स्ट्रिंग सिद्धांत की भविष्यवाणियां ऐसी ऊर्जाओं पर होती हैं जिन्हें हम अभी प्रयोगशाला में पैदा नहीं कर सकते। तो फिर इसकी इतनी चर्चा क्यों है? अगर सबूत नहीं तो क्या ये विज्ञान है या दर्शन शास्त्र के करीब पहुंच जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और वैज्ञानिक समुदाय में इस पर बहस भी होती है। देखिए, स्ट्रिंग सिद्धांत की ताकत इसकी गणितीय सुंदरता और क्षमता में है। अच्छा। ये गुरुत्वाकर्षण को स्वाभाविक रूप से क्वांटम ढांचे में शामिल करता हुआ दिखता है, जो बाकी तरीकों से बहुत मुश्किल रहा है। ये कई अलग अलग भौतिकी समस्याओं को एक साथ जोड़ने का वादा करता है। एक तरह से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का सबसे मजबूत दावेदार लगता है। सब कुछ का सिद्धांत। हाँ, लेकिन आप सही है, बिना प्रायोगिक पुष्टि के ये एक खूबसूरत गणितीय ढांचा तो है, पर भौतिक वास्तविकता का वर्णन है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वैज्ञानिक इसे एक शक्तिशाली कैंडिडेट थ्योरी मानते हैं जिस पर काम जारी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग सिद्धांत एक खूबसूरत पर अप्रमाणित संभावना है जिसे अतिरिक्त आयामों की जरूरत है। क्या कोई ऐसा नजरिया भी है जो हमारे जाने पहचाने स्पेस टाइम में ही काम कर सके? मैंने लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का नाम सुना है, LQG। हाँ, लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण यानी LQG। ये एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाता है। स्ट्रिंग सिद्धांत जहां पदार्थ को स्ट्रिंग मानता है, वहीं LQG खुद स्पेस टाइम को ही क्वांटाइज करने की कोशिश करता है। स्पेस टाइम को क्वांटाइज करना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्रांतिकारी विचार यह है कि स्पेस टाइम चिकना और निरंतर नहीं है जैसे आइंस्टीन ने सोचा था, बल्कि ये खुद ही छोटी छोटी अविभाज्य इकाइयों या लूप्स से बुना हुआ है। लूप्स जैसे कोई कपड़ा धागों से बुना होता है? बिल्कुल सही। जैसे कपड़ा धागों से बना होता है, वैसे ही स्पेस इन लूप्स या नेटवर्क से बना है। एक तरह का स्पेस का एटम समझिए। मतलब स्पेस खुद ही पैकेट्स या दानों से बना है? जैसे आप किसी तस्वीर को जूम करते जाएं तो पिक्सल दिखने लगते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। वैसी स्पेस को जूम कर पिल्ला के ये लूप्स दिखेंगे और इससे नीचे स्पेस है ही नहीं। ये तो और भी अजीब लगता है। अजीब तो है, लेकिन इसकी एक बड़ी खूबी ये है कि इसे स्ट्रिंग सिद्धांत की तरह अतिरिक्त आयामों की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे 4 आयामों में ही काम करता है। अच्छा, ये तो प्लस पॉइंट हुआ। हाँ, और ये भविष्यवाणी करता है कि स्थान और समय का एक न्यूनतम पैमाना होता है, एक सबसे छोटी संभव लंबाई जिसे प्लैंक लंबाई कहते हैं। सबसे छोटा क्षेत्रफल, सबसे छोटा आयतन। प्लैंक लंबाई बहुत छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी, 10⁻³ मीटर के करीब। कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इससे नीचे आप स्पेस को और नहीं तोड़ सकते। नहीं, LQG के अनुसार स्पेस वहीं खत्म हो जाता है। यह ब्लैक होल के केंद्र की अनंतता जैसी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। कैसे? क्योंकि अगर स्पेस खुद ही दानेदार है तो आप पदार्थ को असीमित रूप से छोटे बिंदु में नहीं दबा सकते। अनंत घनत्व संभव ही नहीं होगा। ये दिलचस्प है। तो हमारे पास एक सिद्धांत है जो कहता है कि कण असल में धागे हैं और दुनिया में ज्यादा आयाम है, स्ट्रिंग थ्योरी। और दूसरा कहता है कि स्पेस खुद ही दानेदार है, हमारे ही आयामों में, लूप क्वांटम ग्रेविटी। ये दोनों ही हमारी सहज बुद्धि को चुनौती देते हैं। और फिर एक तीसरा विचार है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, होलोग्राफिक सिद्धांत। क्या ये सच में कहता है कि ब्रह्मांड एक होलोग्राम है? होलोग्राफिक सिद्धांत, हाँ, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला विचार है। और ये स्ट्रिंग सिद्धांत और ब्लैक होल के अध्ययन से उभरा है। ब्लैक होल से कैसे? मोटा मोटी तौर पर ये प्रस्तावित करता है कि हमारे अनुभव वाला पूरा त्रिआयामी ब्रह्मांड, जिसमें हम, तारे, गैलेक्सी सब कुछ है, हाँ। उसकी सारी जानकारी
असल में ब्रह्मांड की सीमा पर स्थित एक द्विआयामी सतह पर एनकोड की जा सकती है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि ये सब कुछ, ये गहराई, ये तीसरा आयाम, ये सिर्फ एक भ्रम हो सकता है? एक तरह का प्रोजेक्शन, हाँ। जैसे क्रेडिट कार्ड पर दिखने वाला 3D होलोग्राम जो असल में 2D सतह पर बना होता है। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। विचार ये है कि वास्तविकता का असली आधार शायद कम आयामों में है और जो हम देखते हैं वो उसका एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण है। ये तो पूरी वास्तविकता पर ही सवाल उठाता है। क्या वैज्ञानिक इसे गंभीरता से लेते हैं या ये सिर्फ एक वाइल्ड आइडिया है? इसे गंभीरता से लिया जाता है, खासकर सैद्धांतिक भौतिकी में। इस विचार को बल मिला ब्लैक होल के अध्ययन से। अच्छा, आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, पता चला कि एक ब्लैक होल कितनी जानकारी, जिसे एंट्रोपी कहते हैं, वो सोख सकता है। ये उसके आयतन 3D पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर करता है? बल्कि उसके घटना क्षितिज, यानी वो सीमा जिसके पार कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, उस 2D सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर, वॉल्यूम पर नहीं? ये तो अजीब है। बहुत अजीब। ये एक बड़ा सुराग था कि शायद जानकारी का असली खेल 3D में नहीं 2D में चल रहा है। होलोग्राफिक सिद्धांत इसी विचार को पूरे ब्रह्मांड पर लागू करने की कोशिश है। स्रोत में एक पंक्ति है जो रोंगटे खड़े कर देती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम सब और तारे ब्रह्मांड के हाई डेफिनेशन भ्रम मात्र हैं। हाँ, ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिद्धांत स्ट्रिंग थ्योरी या LQG से जुड़ता है या ये बिल्कुल अलग है? ये पूरी तरह अलग नहीं है। विशेष रूप से स्ट्रिंग सिद्धांत के कुछ हिस्सों में होलोग्राफिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस जैसी उन्नत अवधारणाओं में। ये अलग अलग सिद्धांतों को जोड़ने वाला एक पुल जैसा काम कर सकता है। लेकिन ये अभी भी विकास के दौर में है और इसे पूरी तरह समझने और साबित करने में वक्त लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बड़े क्रांतिकारी विचार हैं, स्ट्रिंग्स, लूप्स, होलोग्राम्स। लेकिन सिद्धांत चाहे कितने भी सुंदर हों, विज्ञान तो सबूत मांगता है। हमेशा। इन विचारों को परखा कैसे जाए? क्या कोई प्रयोग चल रहे हैं या सबूत खोजने की कोशिश हो रही है? ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। मुश्किल तो है, बेहद मुश्किल। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव इतने सूक्ष्म होते हैं या फिर इतनी चरम ऊर्जाओं पर दिखते हैं कि उन्हें प्रयोगशाला में बनाना या खोजना लगभग असंभव सा लगता है। तो फिर उम्मीद कहाँ है? वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे हैं। वे कई दिशाओं में सुराग तलाश रहे हैं। जैसे कि कहा, क्या हम ब्लैक होल से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? आपने हॉकिंग रेडिएशन का जिक्र किया था शायद। हाँ, एक उम्मीद हॉकिंग विकिरण से है। स्टीफन हॉकिंग ने सैद्धांतिक रूप से बताया था कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। वे धीरे धीरे क्वांटम प्रभावों के कारण कणों का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, तो उनसे कुछ निकलता है? हाँ, बहुत धीरे धीरे। ये विकिरण बेहद हल्का होता है, लेकिन अगर इसे मापा जा सके तो इसमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के राज छिपे हो सकते हैं। हालांकि अब तक इसे सीधे तौर पर देखा नहीं गया है। ये बहुत ही क्षीण होता है, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग के समय के निशान, क्या वहां कुछ मिल सकता है? बिल्कुल। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB, जो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है, बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद निकली थी। वो एक तरह से ब्रह्मांड की बेबी पिक्चर है। हाँ, वो तस्वीर देखी है मैंने। वैज्ञानिक इस तस्वीर में तापमान के बहुत हल्के उतार चढ़ाव या खास तरह के पैटर्न, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं, उसमें सुराग खोज रहे हैं। सुराग किस चीज के? ऐसे निशान जो शायद बिग बैंग के पहले क्षणों में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा हुए हों। ये ऐसा है जैसे किसी प्राचीन विस्फोट की हल्की गूंज को सुनना। बहुत मुश्किल होगा ये तो। LHC है, क्या वहां कुछ मिल सकता है? वहां कणों को अभूतपूर्व ऊर्जाओं पर टकराया जाता है। उम्मीद यह है कि शायद इन टकरावों में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखें। जैसे कि शायद सूक्ष्म ब्लैक होल का बनना और तुरंत नष्ट हो जाना, या फिर स्ट्रिंग सिद्धांत के अतिरिक्त आयामों के सबूत। शायद कुछ ऊर्जा गायब हो जाए इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस में। अच्छा, क्या ऐसा कुछ मिला है? अभी तक तो ऐसा कुछ ठोस हाथ नहीं लगा है, लेकिन खोज जारी है। ऊर्जा जितनी बढ़ेगी, उम्मीदें उतनी बढ़ेंगी। और एक नया बहुत रोमांचक क्षेत्र है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन, ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ, वो तो हाल की बड़ी खोज है। बिल्कुल। जब विशाल ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो वो स्पेस टाइम में लहरें पैदा करते हैं। इन लहरों के डिटेक्टर जैसे लाइगो और वर्गो
हमें इन घटनाओं के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दे रहे हैं। तो इनसे क्वांटम ग्रेविटी का क्या लेना देना? वैज्ञानिक इन तरंगों के डेटा का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि क्या इन तरंगों के सिग्नल में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की कोई छोटी सी छाप, कोई डिविएशन है जो सिर्फ क्लासिकल रिलेटिविटी से समझाया ना जा सके। अच्छा, मतलब सिग्नल में कोई गड़बड़ी या पैटर्न? हाँ, कुछ वैसा ही। ये अभी शुरुआती दौर में है, पर बहुत उम्मीदें हैं इससे। तो खोज कई मोर्चों पर जारी है, भले ही कामयाबी अभी दूर हो। लेकिन एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, ये सब क्यों कर रहे हैं? इतना मुश्किल काम, इतने संसाधन, क्या ये सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों की दिमागी कसरत है या इसका हमारी दुनिया की समझ पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ अकादमिक कसरत नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। कैसे? क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को मिलाना सिर्फ दो सिद्धांतों को जोड़ना नहीं है, ये वास्तविकता की हमारी सबसे बुनियादी समझ को बदलने जैसा है। बुनियादी समझ को बदलना मतलब ये उन बड़े सवालों के जवाब दे सकता है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था? हाँ, बिल्कुल यही उम्मीद है। एक सफल क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हमें शायद बता सकता है कि समय और स्थान असल में क्या है। क्या वो हमेशा से थे या बिग बैंग में क्वांटम प्रक्रियाओं से बने? ओरिजिन ऑफ टाइम एंड स्पेस। हाँ, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? क्या वो सिंगुलैरिटी सच में अनंत है या क्वांटम प्रभाव उसे रोकते हैं? ब्लैक होल का अंतिम हश्र क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए रहते हैं या इवेपोरेट हो जाते हैं? और समानांतर ब्रह्मांड, क्या मल्टीवर्स की बातें भी इससे जुड़ती हैं? वो तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, कुछ सिद्धांत, खासकर स्ट्रिंग थ्योरी के विस्तार जैसे लैंडस्केप आइडिया, वो ये संभावना जताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं हो सकता। कई और ब्रह्मांड भी हो सकते हैं जिनके शायद भौतिक नियम भी अलग हों। मल्टीवर्स। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का एक पूर्ण सिद्धांत शायद हमें बता सके कि ये सिर्फ गणितीय कल्पना है या वास्तविक संभावना। संक्षेप में, ये खोज सचमुच वास्तविकता के मूलभूत नियमों को फिर से लिख सकती है। स्रोत की वो बात फिर याद आती है, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण को हल करना सिर्फ समीकरणों के बारे में नहीं है, ये अस्तित्व को उसके सबसे मौलिक स्तर पर समझने के बारे में है। बिल्कुल, ये सिर्फ भौतिकी नहीं, ये तो अस्तित्व के मायने समझने की कोशिश है। बस इसका जरिया गणित और प्रयोग है। हाँ, ये इंसान की उस सनातन जिज्ञासा का हिस्सा है कि हम कहाँ से आए, ब्रह्मांड कैसे काम करता है और वास्तविकता की असली प्रकृति क्या है। तो इस सारी बातचीत के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? क्या पहेली सुलझने के करीब हैं? कुछ लग रहा है कि हाँ, बस पहुंचने वाले हैं। ईमानदारी से कहूं तो शायद नहीं। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की पहेली अभी भी अनसुलझी है। ये भौतिकी का सबसे सक्रिय, चुनौतीपूर्ण और शायद सबसे निराशाजनक लेकिन उतना ही आकर्षक क्षेत्र बना हुआ है। निराशाजनक क्यों? क्योंकि दशकों की मेहनत के बाद भी हमारे पास कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है और प्रायोगिक सबूत तो बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कई दिमाग चकराने वाले सिद्धांत हैं, पर निर्णायक सबूत अभी भी गायब है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम वहीं खड़े हैं जहां 100 साल पहले थे। प्रगति तो हो रही है, कुछ तो आगे बढ़े होंगे। हाँ, निश्चित रूप से प्रगति हो रही है। हर नया सैद्धांतिक विचार, हर नया गणितीय टूल, हर नया प्रायोगिक उपकरण जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर हमें नई दिशाएं दिखा रहे हैं। इन सिद्धांतों पर काम करने से गणित और भौतिकी की दूसरी शाखाओं में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। अच्छा, यात्रा लंबी है, मुश्किल है, पर हर कदम महत्वपूर्ण है। हम सवाल पूछना सीख रहे हैं, बेहतर सवाल। और यहाँ एक विचार है जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है और जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। ये खोज जारी है और कौन जानता, क्या शायद अंतिम सिद्धांत किसी स्थापित प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से आएगा जो अभी इस चर्चा को सुन रहा है और नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित होता है। ये बहुत उम्मीद जगाने वाला विचार है और सच भी हो सकता है ना? हाँ, विज्ञान का इतिहास ऐसे मोड़ों से भरा पड़ा है जहाँ किसी अप्रत्याशित कोने से, किसी युवा दिमाग से कोई नया विचार पूरी तस्वीर बदल देता है। आइंस्टाइन खुद जब रिलेटिविटी पर काम कर रहे थे तो वो कोई बहुत स्थापित प्रोफेसर नहीं थे। सही कहा। तो हाँ, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। ये पूरी खोज ही मानव की जानने की इच्छा, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की हमारी गहरी ललक का प्रमाण है। बिल्कुल, क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की ये तलाश हमें याद दिलाती है कि जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है।